बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 उसका कंप्लीट सोल्यूशन देने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को डेमो सोल्यूशन अपलोड किया था ताकि आप लोगों को पता चल सके इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया और मैंने अपने चैनल पे अपलोड करना है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको असाइनमेंट एक्सप्लेन भी करूँगा, उसका सोल्यूशन कोड भी एक्सप्लेन करूँगा और सोल्यूशन फाइल भी आपको इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड टास्क है हम उसको एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये दी गई थी कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने दो क्लासेस बनानी है और उनके दरमियान आपने एक रिलेशनशिप जो शो किया गया है यहाँ पे वो भी इम्प्लीमेंट करवाना है। वो रिलेशनशिप है कंपोजिशन का। तो यहाँ पे आपको एक क्लास डायग्राम प्रोवाइड की गई है और क्लास डायग्राम के अंदर जो आपको कंटेंट दिया गया है वो इस तरह है कि एक एग्ज़ाम की क्लास है और दूसरी क्वेश्चन की क्लास है। तो आपको पता है कि एक एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम बेसिकली क्वेश्चन से ही मिलके बनता है। तो यही रिलेशनशिप जो है ये कंपोजिशन कहलाता है। मतलब कि ये हमारे पास यहाँ पे जो दोनों क्लासेस हैं इनको आपस का रिलेशन जो है वो कंपोजिशन है। हमने अपने कोड के अंदर भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे जब हम क्लास फर्स्ट देखते हैं एग्जाम की तो आपको उसके अंदर 3 डाटा मेंबर्स मिलते हैं और 2 जो हैं उसके साथ उसके मेंबर फंक्शंस हैं। इसी तरह क्वेश्चन की क्लास के अंदर 3 डाटा मेंबर्स हैं और आई थिंक 6-7 जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास मेंबर फंक्शंस हैं, बल्कि एक उनमें से कंस्ट्रक्टर है और बाकी 6 जो हैं वो हमारे पास मेंबर फंक्शंस मौजूद हैं। तो हमने इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। जो रिक्वायर्ड डाटा मेंबर्स हैं और फंक्शंस हैं वो हमने अपने प्रोग्राम में लिखने हैं। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं, हमने उनको भी फॉलो करना है। तो ये ऑलरेडी मैं पहली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब सैम्पल आउटपुट जो हमें दिया गया हमने उसको भी फॉलो करते हुए ऐसा ही आउटपुट हमें यूज़र को प्रोवाइड करना है ताकि वो जब डाटा इनपुट करे तो उसको भी उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट शो करवाया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र से 2 चीज़ें इनपुट करवाएंगे, एग्जाम टाइप और एग्जाम कोर्स कोड, किस कोर्स के लिए और कौन सा एग्जाम है। उसके बाद हमने क्वेश्चंस की डिटेल यूज़र से इनपुट करवानी है और उसकी बेस के ऊपर एट द एंड फिर हमने क्या करना है, एग्जाम की इन्फॉर्मेशन भी शो करवाएंगे और क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन भी जो कि हमने यूज़र से इनपुट करवाई थी वो शो करवाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट रिक्वायर्ड टास्क था। तो अब चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ, हम उसको देखते हैं और अपना प्रोग्राम रन करके उसका आउटपुट उसके साथ टैली कर लेते हैं। जी हमारे पास ये मौजूद है फाइल, हम इसको कंपाइल करते हैं और फिर इसको रन करके चेक करेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो यूज़र के लिए है वो इनपुट की है कि इंटर एग्जाम टाइप। यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ जी मिड टर्म और उसके बाद जो है इंटर कोर्स कोड, मैं कोर्स कोड इंटर करता हूँ CS304 और अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा इंटर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी में लगा देता हूँ जी 141 इंटर किया है। क्वेश्चन टाइप जो हमारे पास वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है और मार्क्स उसके हम 5 असाइन कर देते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है ID 142 और टाइप जो है उसका MCQ कर लेते हैं और उसके मार्क्स जो हैं वो 2 इंटर कर देते हैं हम यहाँ पे। जैसे ही हमने ये 2 मार्क्स इंटर किए अब डिस्प्लेइंग एग्जाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आ गया। हमने एग्जाम की इन्फॉर्मेशन शो करवा दी, मिड टर्म एग्जाम था और कोर्स कोड 304 है और उसके अकॉर्डिंगली उसके 2 क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा जो कि हमने इनपुट किया था और सेकंड क्वेश्चन का डाटा। यहाँ पे ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था। अब ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। कोड की ये फाइल आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी लेकिन आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा कि आप इसमें किस तरह और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन की क्लास मौजूद है। आपने ये क्लास यहाँ से स्टार्ट करनी है। पैरेंथेसिस लगते हैं ओपन में और क्लोज पे पैरेंथेसिस और लेकिन उसके बाद सेमी कॉलन भी ऐड किया जाता है क्लास के साथ। अब इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर्स मौजूद हैं। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आईडी है, स्ट्रिंग डाटा टाइप का क्वेश्चन टाइप है और लास्ट वन है इंटीजर टाइप के क्वेश्चन मार्क्स। ये 3 डाटा मेंबर्स इस क्लास के थे। हमने उन तीनों को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं उसकी तीनों वैल्यूज़। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सैम्पल जो दिया गया था यहाँ पे आपको ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया गया क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास किया गया। तो हमने फिर पैरामीटर के बगैर अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते थे वो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो जानी थी। हम मेन मेथड के अंदर भी ये डाटा इनपुट करवा सकते थे और वहाँ से फिर हम एज ए पैरामीटर्स को सेंड करके भी इनिशियलाइज करवा सकते थे इन डाटा मेंबर्स को। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसी को हम फॉलो करें जो हमारे पास यहाँ पे सैम्पल दिया गया है आपको इंस्ट्रक्शंस के साथ।
तो मैंने यहाँ पे डाटा इनपुट करवाया है, क्वेश्चन आईडी इंटर करवा रहे हैं इस वेरिएबल में, क्वेश्चन टाइप और फिर क्वेश्चन मार्क्स। ये तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे इनपुट करवा के इनिशियलाइज करवा दिया है। उसके बाद हमारे ये तीनों डाटा मेंबर्स के लिए गेटर और सेटर हम सेट कर रहे हैं कि इनकी वैल्यू सेट कर सकते हैं और इनकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आईडी के लिए गेटर सेटर है और फिर क्वेश्चन टाइप के लिए और क्वेश्चन मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास गेटर्स मौजूद हैं और वो क्वेश्चन आईडी के लिए, क्वेश्चन टाइप और क्वेश्चन मार्क्स के लिए इनको हमने कांस्टेंट भी डिक्लेयर किया है इन मेथड्स को या फंक्शंस को। क्यों किया है, ये आपके असाइनमेंट में गिवन था। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जी, यहाँ पे लिखा होगा इन क्लास ऑल गेटर फंक्शन शुड बी कांस्टेंट। ये हमने इस चीज़ को फॉलो किया है कि आपकी क्लास जो है क्वेश्चन की, उसके जितने भी गेटर्स फंक्शंस हमें डिक्लेयर करने वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो इसलिए मैंने इन तीनों गेटर्स फंक्शंस को कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। तो हम सिंपली उनसे रिटर्न करवा रहे हैं उन डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ या उन वेरिएबल की वैल्यूज़, क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन टाइप और क्वेश्चन मार्क्स। तो अब हमारी ये क्लास कंप्लीट हो गई है। ये हमारी क्वेश्चन की क्लास है। आप इसका कोड देख सकते हैं, यहाँ पे इसका कोड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको डिक्लेयर कर लेना है। दूसरा, इसमें चेंजेस के बारे में एट द एंड में आप लोगों को बताऊंगा, अभी आपको कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम की क्लास है। इसमें एक हमारे पास डाटा मेंबर था एग्जाम टाइप स्ट्रिंग टाइप का, और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का कोर्स कोड, और थर्ड जो है हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो कि हमने स्टैटिक कांस्टेंट डिक्लेयर करने हैं। क्यों करने हैं ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इट इज सेट टू जनरेट द सैम्पल आउटपुट, और ये साथ ये भी बताया गया है कि ये फिक्स्ड वैल्यू होगी। इसकी फिक्स वैल्यू को हमने कांस्टेंट बनाने के लिए इसको हमने कांस्टेंट स्टैटिक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, इसको 2 से इनिशियलाइज करवा दिया है। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं यहाँ पे हमारे पास, और उसकी वैल्यू जो है, सॉरी उसकी जो मतलब के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 2 थे, तो हमने अरे डिक्लेयर किए। तो हम उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे वही असाइन कर रहे हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल हैं, यही उसका साइज होगा। उसमें इतने ही क्वेश्चन जो हैं वो असाइन हो सकेंगे और उतने ही हमारे इसके इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे क्वेश्चंस के। क्योंकि आपके एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन का है तो हमें 5 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। अगर 2 क्वेश्चन है तो हम 2 ही क्वेश्चन जनरेट करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट या 2 इंस्टेंस उसके क्रिएट करके यूज करेंगे। तो अब चलते हैं इसके पब्लिक पार्ट की तरफ। क्लास का जो पब्लिक पार्ट है उसमें क्या है जी, हमने सबसे पहले एग्जाम क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, डिक्लेयर किया है यहाँ पे और डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं कि एग्जाम की क्लास का कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स हमारे पास है, एग्जाम टाइप और कोर्स कोड। मैंने उसी को फॉलो करते हुए एग्जाम टाइप और कोर्स कोड इन दोनों की वैल्यूज़ कहाँ से ली हैं ये हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं, और ये देख सकते हैं अब यहाँ पे मेन मेथड में मौजूद है, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसके दोनों जो पैरामीटर्स हैं एग्जाम क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, हम उसकी वैल्यूज़ के साथ इन डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन को भी हमने इनिशियलाइज करवाना है। ये ऑब्जेक्ट है, इनको प्रॉपर वैल्यूज़ हम जो असाइन करेंगे वो हम किस तरह करेंगे कि हम उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर जो है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने उसकी अरे डिक्लेयर की है, तो हमें लूप लगाना पड़ेगा उनको इनिशियलाइज करवाने के लिए, उनको जनरेट करवाने के लिए। तो क्या कर रहे हैं हम, i इज इक्वल टू 0 और लेस देन क्वेश्चन नंबर। हमारे पास 2 क्वेश्चन है तो 0 और 1 2 टाइम लूप आपका रन होगा। और क्या होगा कि हम यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं कि इंटर डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये हम शो करवा देंगे। तो उसके बाद हम क्या कॉल कर देंगे, उस क्लास को जो है कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, और इस डाटा इस ऑब्जेक्ट है इस क्लास का जो कि क्वेश्चन जिसका नेम है और उसका फर्स्ट इंडेक्स हम जो है उस पर जो भी क्वेश्चन का इंस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं, उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हुए। ये उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा क्योंकि हम इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे। तो ये हमारे पास इसी तरह जब 2 बार लूप चलेगा तो दोनों क्वेश्चंस का डाटा इनपुट करवाया जाएगा। क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको पता है क्या डेफिनेशन मौजूद है कि हमने यूज़र से डाटा उसका इनपुट करवाना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है जी, हमारे पास एग्जाम टाइप का जो हमारा ये कंस्ट्रक्टर था इस क्लास का वो इनिशियलाइज करवा चुका है डाटा मेंबर्स को। नेक्स्ट हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाना था जिसमें हमने एग्जाम की इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन शो करवानी थी। तो सबसे पहले हम एग्जाम की इन्फॉर्मेशन शो करवा रहे हैं, ये हमने ऊपर फॉर्मेटिंग की है, और नीचे फिर हम एग्जाम टाइप सेट कर रहे हैं और कोर्स कोड और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ये हमने यहाँ से ली है। ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, हमने एग्जाम टाइप, कोर्स कोड जिसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवा चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ये तीनों हमने यहाँ पे शो करवा दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है
हमने वो कैसे शो करवानी है, हमने वही लूप लगाना है। 2 क्वेश्चन हैं तो 2 टाइम लूप चलेगा, तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे 2 है, तो हम उसी को सेट कर दिया है यहाँ पे लूप के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर शो करवाते हैं, वो हम इंडेक्सेस से ही ले लेंगे। हमारा इंडेक्स 1 2 3 चलेगा, 0 से स्टार्ट होकर, सॉरी 0 1 2, तो हम उसी इंडेक्स के अंदर 1 की वैल्यू ऐड करते हुए क्वेश्चन नंबर असाइन करेंगे। फिर हमने क्वेश्चन आईडी यहाँ पे शो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो आपका है ये हमारा एज ए अरे, या आप इसको कह सकते हैं कि पॉइंटर है। तो पॉइंटर से हम जब फंक्शन को गेट करते हैं तो हमें डॉट की बजाय एरो साइन यूज़ करना होता है। आई थिंक आप लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं होगा अभी, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें लर्न करने को मिल जाती हैं। तो हम जब पॉइंटर्स के थ्रू या क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं, सॉरी उसका अरे के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, तो हम उस स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करने के लिए पॉइंट की बजाय यहाँ पे एरो साइन यूज़ करते हैं। तो अब इसी तरह हम तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए 1 बाई 1 इस क्लास के लिए उसके क्वेश्चन नंबर, आईडी और मार्क्स, इन तीनों को हम गेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे गेटर फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किए हुए, डिफाइन किए हुए, जो कि उनकी वैल्यूज़ को रिटर्न करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये वही हमारे गेटर फंक्शन यूज़ हो रहे हैं और उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाते हुए हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ये हमारी क्लास थी एग्जाम की, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, आप इसको भी देख सकते हैं। एग्जाम की क्लास कंप्लीट होने के बाद हम आ जाते हैं मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे, तो ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करवाई हुई है। आप चाहें तो ऊपर टॉप पे अपना स्टूडेंट आईडी नेम वगैरह कुछ प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के 2 डाटा मेंबर्स जो हैं, सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। फर्स्ट एग्जाम टाइप के लिए है, सेकंड कोर्स कोड के लिए है। उन दोनों की वैल्यूज़ मैं यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने सी इन किस तरह यूज़ किया है, गेट लाइन मेथड यूज़ करते हुए। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी वैल्यू यूज़र से स्ट्रिंग वैल्यू जो कि स्पेस के साथ सेपरेटेड होती है, अगर आप इनपुट लेना चाहते हैं तो वो सी इन से डायरेक्टली इनपुट नहीं ले सकते। उसके लिए हमें गेट लाइन मेथड यूज़ करना पड़ता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे इनपुट दिया था मिड टर्म, तो मिड और टर्म के दरमियान में स्पेस होगी, तो आप उसको सी एन मेथड की मदद से इनपुट नहीं करवा सकते, वो रीड नहीं करेगा सक्सेसफुली। उसके बजाय हमें ये गेट लाइन मेथड यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम वो वेरिएबल देते हैं जिसमें वो वैल्यू सेव करवाई जाती है। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यूजर से इनपुट करवा लें। करवाने के बाद ये हम एग्जाम टाइप का एक ऑब्जेक्ट या एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसको दोनों वैल्यूज एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, उसको इनिशियलाइज करवा देगा इन 2 वैल्यूज के साथ, और फिर हम उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट कोड था जो कि मैं आपको दोबारा शो करवा रहा हूँ टॉप टू एंड। आप इसको फॉलो करते हुए लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमने हेडर फाइल्स ऐड की हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की क्लास बना रहे हैं, इसका कोड आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे एग्जाम की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आप इसके साथ कमेंट्स पास करना चाहें कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के लिए। और ये मेन मेथड का कोड है, ये मेन फंक्शन का। अब मैं कुछ चीज़ें मैं आपको एडिट करने से पहले या चेंजेस करने से पहले बताऊंगा, वो सबसे ज़रूरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब चेंजेस कर रहे होते हैं, जब कोड खुद लिख रहे होते हैं, तो वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं छोटी छोटी, और फिर वो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर यहाँ पे ये एरर आ रहा है, हमने तो सेम कोड लिखा है, हमारा कोड बिल्कुल वही है जो आप वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास ये जो लैंग्वेज है C++, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जिस तरह देखें यहाँ पे मैंने क्यू कैपिटल लिखा है, ID कैपिटल लिखा है, और ये बाकी तमाम लेटर स्मॉल है। आपने अगर ये वेरिएबल या डाटा मेंबर इस तरह डिक्लेयर किया है तो हमेशा यही यूज़ होगा। मैं अगर यहाँ पे जाके इसको इस क्यू स्मॉल के साथ लिख देता हूँ तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ये इसने आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि क्या होगा कि ये इसको अनडिक्लेयर कह देगा कि ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है ऑलरेडी। तो आप सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे कि कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं और फर्दर उसको यूज़ करते हैं, आप उसके कैपिटल और स्मॉल लेटर का ख्याल रखेंगे, और स्पेलिंग्स भी आप देखेंगे कि स्पेलिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपको जितनी भी इस तरह के एरर्स आ रहे होते हैं, मोस्टली वो इस 2 वजूहत की बना पे आ रहे होते हैं कि या तो वो वेरिएबल के आप कैपिटल और स्मॉल वेरिएबल्स जो नेम्स हैं, लेटर्स हैं, उसमें आप फ़र्क आ जाता है, या आप वो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं किया होता प्रॉपर आपने। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है एडिट करते हुए। अब आ जाते हैं जी हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो कोड है उसको आप एडिट किस तरह कर सकते हैं। जी आपने कोड को एडिट इस तरह करना है कि यहाँ पे हमारे डाटा मेंबर्स मौजूद हैं, ये एज ए वेरिएबल हैं, आप इनके नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये सेंटेंस जो स्टेटमेंट लिखी गई है, आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ID टाइप और क्वेश्चन मार्क्स, ये आपके तीनों वेरिएबल यही डाटा मेंबर्स हैं। अगर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो इसको जहाँ जहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे।
ये आपके सेटर या गेटर फंक्शन जो है इनके आप नेम चेंज कर सकते हैं। इसमें आप इजीली इसके नेम डिफरेंट रख सकते हैं। जिस तरह मैंने सेट क्वेश्चन आईडी का नेम रखना था तो मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है। नेक्स्ट जो सेटर फंक्शन है आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ा डिफरेंट नेम इसका रख लें और जहाँ पे फिर ये मेथड या फंक्शन यूज़ होगा आप इसको वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये इसके पैरामीटर हैं, आप इस पैरामीटर का नेम चेंज कर सकते हैं। ये भी एक वेरिएबल की तरह होता है। इस तरह मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है तो आप यहाँ पे ओनली आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप उसको कैपिटल की बजाय स्मॉल लेटर की बजाय कैपिटल में लिख दें, या को थोड़ा बहुत और डिफरेंट कर सकते हैं ये तमाम पैरामीटर्स को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जितने भी गेटर और सेटर फंक्शंस मौजूद हैं इनके आप नेम और इनके आप पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि आप इन तमाम फंक्शंस को जो कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं और साथ उनको मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, आप उनकी ओनली डिक्लेरेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसको आप डिफाइन जो है वो आउट ऑफ द क्लास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर मजीद चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत है। अब वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। आप ये चीज़ अपने हैंडआउट से या अपने लेक्चर से देख सकते हैं, या आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को हम आउट ऑफ द क्लास किस तरह डिफाइन करते हैं और उसकी डिक्लेरेशन क्लास के अंदर किस तरह होती है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास दूसरी क्लास मौजूद है। इसके अंदर भी हमारे जो फंक्शन नेम है, डाटा मेंबर्स नेम है, आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हैं और ये आपका सेम वही वेरिएबल यहाँ पे ये डाटा मेंबर यूज़ हो रहा है, जहाँ जहाँ पे ये यूज़ होगा आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उस क्लास की जो क्वेश्चन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एज ए अरे, तो उसका नेम आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पैरामीटर्स आ गए, उससे इस कंस्ट्रक्टर के लिए आप इन पैरामीटर्स को भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है आप इनको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है ये एज इट इज़ प्रिंट होता है। अगर आप कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप इनको अपने डिफरेंट सेंटेंस की मदद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी जितनी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हो रही है, ये डबल कोट्स के अंदर हमारी कॉन्स्टेंट सेटिंग जो है आप इनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जिस तरह उसको फॉर्मेटिंग के लिए ये स्टार्स वगैरह यूज़ हुए हुए हैं, आप इसको थोड़ा और बेहतर अंदाज में या किसी डिफरेंट सिंबल के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये ऊपर डॉटेड लाइंस लगाई जा रही हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है, या आप किसी और सिंबल के साथ या साइन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये मैं अपनी चैनल की या अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, रिमूव कर दें, या आप ये करें कि यहाँ पे अपनी पर्सनल डाटा जो है अपना स्टूडेंट नेम आईडी वगैरह शो करवा सकते हैं। और लास्ट में ये भी वही हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट है, आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें सेंटेंस अपना चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है इंटर एग्जाम टाइप, तो आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो कर लें, कोई इशू नहीं। क्योंकि आपको ये जो सैम्पल आउटपुट दिया जाता है इसको 100% D2 कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती। स्पेशली जो सेंटेंसेज या सी आउट स्टेटमेंट्स होती हैं आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये जो एग्जाम क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मैंने इसका नेम EX रखा है। इसी तरह आप इसका भी नेम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नेम EXM1 रख देता हूँ, ठीक है, एग्जाम 1, या यही चीज़ फिर मैं यहाँ पे भी मॉडिफाई करूँगा। तो आपने जो भी चेंजेस करनी है उसमें जहन में रखना है कि आप अपनी जितनी भी वेरिएबल्स या फंक्शंस या किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं तो जहाँ जहाँ पे वो फंक्शन या वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है आप उसको हर जगह पे चेंज करेंगे। तो ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट थी। इसका जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड करूँगा, और कोड कंप्लीट आपको इस वीडियो में भी शो करवा रहा हूँ। आप इस कोड को फॉलो करते हुए अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। आपने डेव C++ में ये कंप्लीट कोड लिखना है, उसके बाद आप इसको कंपाइल और रन करके इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसकी जो आपने फ़ाइल सबमिट करवानी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आता है कि उनको पता नहीं चलता कि कौन सी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे। जिस तरह हमारे पास ये CPP की फ़ाइल है तो आपने ये फ़ाइल सबमिट करवानी होती है। ये एक्जी फ़ाइल जो कि इसकी आउटपुट फ़ाइल होती है ये आपने सबमिट नहीं करवानी होती, बल्कि आप जिस फाइल के ऊपर .cpp लिखा हो आप वो फाइल सेव करेंगे और उसको आप सबमिट करवाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।